नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का किया अनावरण। इस बार भारत करेगा मेजबानी। करनाल में स्विमिंग के खिलाड़ियों के लिए बन रहा ऑल वेदर स्विमिंग पूल। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को दे रही बेहतर सुविधा। हरियाणा के 7 जिलों में बनाए जाएंगे हेलीपैड। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। 15वें पुरुष विश्व कप की ट्रॉफी आज हरियाणा पहुंची, जिसका चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में अनावरण किया। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह खुशी की बात है कि इस बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हॉकी विश्व कप के कैंप में हरियाणा के 5 खिलाड़ी शामिल हैं और उन्हें उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम को विश्व कप के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि इस बार 2023 में होने जा रहे हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। मित्रों, ये बहुत एक खुशी का एक अवसर है, मौका है कि जब वर्ल्ड कप हॉकी का जो टूर्नामेंट है इस बार अपने देश में उड़ीसा में होने जा रहा है और ये जो ट्रॉफी है इसकी यात्रा 8 प्रदेशों में से होकर के गुजरेगी। आज ये जो ट्रॉफी है पंजाब से होती हुई आज हमको हरियाणा में प्राप्त हुई है। मैंने इसको अभी प्राप्त किया है और इस ट्रॉफी को हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी को सौंप करके आगे हरियाणा में ये निकलते हुए शाहबाद और शाहबाद से फिर आगे सोनीपत होती हुई दिल्ली बॉर्डर से हम दिल्ली को सौंप देंगे। और इस अवसर पर मैं अपनी इस पूरी टीम को, हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विजय की कामना करता हूं। सुखद एक समाचार यह है कि इस हॉकी की टीम में हरियाणा से कितने 5 खिलाड़ी हरियाणा से हैं और एक बड़ा यानी एक प्रसार से भाग जो है हरियाणा का इस हॉकी की टीम में है। मैं इनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और निश्चित रूप से मैं एक घोषणा भी करता हूं कि खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। आगे भी अच्छा रहेगा। और देखिए ना, संयोग से हमारी हॉकी की टीम के जो कभी अखिल भारतीय स्तर के ऊपर कैप्टन रहे हैं और वो भी आज हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, इन्होंने हॉकी का नाम बहुत कमाया है। इसी प्रकार से हॉकी का खेल आगे लगातार बढ़ता रहेगा। हरियाणा को खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हरियाणा में नहीं बल्कि भारत का भी परचम लहराया है। हरियाणा सरकार भी खिलाड़ियों को काफी बेहतर सुविधाएं दे रही है ताकि खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में और भी अच्छा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर सके। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने के लिए करनाल में स्विमिंग के खिलाड़ियों के लिए ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इससे करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों का स्विमिंग खेल में प्रदर्शन में सुधार होगा। हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्य के खिलाड़ी भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आया करेंगे। इससे पहले हरियाणा के खिलाड़ियों को स्विमिंग की ट्रेनिंग करने के लिए बेंगलुरु में जाना पड़ता था क्योंकि यहाँ काफी अच्छा स्विमिंग पूल था, लेकिन अब हरियाणा के खिलाड़ियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करनाल खेल सुविधाओं में करनाल एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। इस स्विमिंग पूल के बनने से हर मौसम में खिलाड़ी अभ्यास करके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों की तैयारी कर सकेंगे। खास बात यह होगी कि स्विमिंग पूल में भारी मौसम के अनुसार ही वहां का मौसम का तापमान स्वतः बदलेगा, यानी सर्दी में पानी हल्का गर्म होगा और गर्मी में पानी ठंडा या सामान्य रहेगा। अभी तक हमारे जितने भी स्विमिंग के प्लेयर्स हैं उनको एक बेसिक दिक्कत आती थी कि वो 12 महीने अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ 4 या मैक्सिमम 5 महीने मिलते थे और 5 महीने उनको अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती थी। अगले साल सीजन में जब दोबारा पूल चलता था तो फिर उन्हें 0 से स्टार्ट करना पड़ता था। तो राष्ट्रीय स्तर पर दिक्कत आती थी परफॉर्मेंस में, इसीलिए साउथ के और बेंगलोर के जो स्विमर्स हैं हमारे, उनको कम्पीट नहीं कर पाते थे हमारे स्विमर्स। अब सरकार ने ध्यान दिया इस पर और अब जो करनाल में स्विमिंग पूल बन रहा है वो ओलंपिक साइज़ पूल है, 50 मीटर ऑल वेदर पूल है। अंदर साथ में उसके एक वार्म अप पूल भी है 25 मीटर का। 2 स्विमिंग पूल बन रहे हैं उसमें। ये बनने के बाद हम नेशनल लेवल के कंपटीशन भी यहाँ होस्ट कर पाएंगे
और हमारे एथलीट 12 महीने उसके अंदर ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो सर अगर बात करें जो स्विमिंग के खिलाड़ी हैं तो कहीं ना कहीं जो ये पूल बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काफ़ी योगदान रहेगा इस पूल का। निश्चित रूप से रहेगा। आपने देखा है हरियाणा ने स्पोर्ट्स के अंदर हमेशा अच्छा किया है। इंटरनेशनल लेवल पे जो मेडल्स आते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा का होता है। इसमें हरियाणा सरकार और हमारे स्पेशली हमारे खेल मंत्री की जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी हैं, वो इतना स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली हैं कि हरियाणा के एथलीट हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य में 7 और जिलों में हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि इमरजेंसी के समय में भी ये हेलीपैड प्रयोग किए जा सके। उन्होंने हेलीपैड सिक्योरिटी व लाइटिंग आदि की व्यवस्था करने के बारे में निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के लगभग हर जिले में हेलीपैड बनाए जाएं ताकि इमरजेंसी तथा अन्य आवश्यकता अनुसार हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई जा सके। हिसार, अंबाला, सिरसा, करनाल, भिवानी, नारनौल, पंचकुला जिले के पिंजौर समेत राज्य के कई स्थानों पर हवाई पट्टियां पहले से ही बनी हुई हैं। शेष जिलों की आपसी दूरी को ध्यान में रखकर जींद, झज्जर, कैथल, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व रोहतक जिलों में चिन्हित स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपैड पर रात के समय लैंडिंग करवाने के लिए लाइट आदि का प्रबंध करने के निर्देश देते हुए कहा कि हेलीपैड के स्थान के आसपास वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन सेट की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड समेत अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी द्वारा देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, जो यात्रा 21 दिसंबर को राजस्थान से हरियाणा के मेवात जिले में एंट्री करेगी और 22 दिसंबर को गुरुग्राम के सोना में पहुंचेगी। बता दें कि सोना के अंबेडकर चौक पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा और यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इस यात्रा की तैयारी के लिए सोना पलवल मार्ग पर स्थित अग्रसेन भवन में कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एवं तैयारियों का जायजा लेने के लिए रोहतक से पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता सोना पहुंचे। वहीं इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। यात्रा का भूतपूर्व स्वागत हरियाणा के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को यात्रा का रात्रि ठहराव सोना में होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि सरकार की नीतियों से लोग त्रस्त हैं। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। यमुनानगर के कस्बा छछरौली के गांव गलोली में खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर बाइक सवार 2 युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे गन्ने की छिलाई कर रहे 2 भाई इस फायरिंग का शिकार हो गए। इस गोलीबारी में एक भाई ने तो अस्पताल में पहुंचने पर दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआत में यह मामला जमीनी विवाद का दिखाई दे रहा है और इस विवाद के तार एक राजनेता से भी जुड़े हुए हैं। इस मामले में एक तरफ जहां एक भाई की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल पैदा हो गया है, वहीं यह बड़ा सवाल है कि इस मामले में विधायक के बेटे का क्या रोल है। फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस की जांच करना बाकी है। अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि गनौली खेतों में लक्की वासी मांडखेड़ी का डेरा है और वहाँ पर फायरिंग होगी। जो मैं मौके पर पहुँचा हूँ, मौके पर पहुँच के देखा 2 आदमी में गोली लग रही है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। तो कोई कैजुअलिटी हुई है उसमें गोलीबारी में? हाँ, एक आदमी उनमें से एक्सपायर हो गया और कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है सर जिसकी जो एक्सपायर हुई? मुस्तकिम। तो कुछ पता चला सर किस वजह से हुई है ये फायरिंग? अभी बयान ले रहे हैं, जैसी बयान आएंगे उसके हिसाब से पता लग जाएगा। तो पता लगा सर किसी राजनीतिक आदमी का जमीन थी जिसको लेकर के विवाद हुआ? नहीं, जमीन का कोई झगड़ा नहीं आया सामने। अभी बयान के बाद पता लगेगा क्या बात है। क्योंकि मामला तो क्या है? मामला दर्ज है, अभी तो बयान लग रहे हैं। बयान लेने के बाद जैसी कार्रवाई होगी उस हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। मेरे भाई का मारी जी, प्रताप गए जी। किसने मारी गोली? जर्नैल ने मारी जी, तिम्बो का जर्नैल है जी। आज तो आप उस समय काम कर रहे थे? आज गन्ना लाद रहा था जी मैं तो। डैडी बता जी मैं तो। और भाई? जो भाई मेरी उन्हीं के रहा था जी। आज तो कौन से गांव के रहने वाले हो आप? आपसपुर का रहने वाला जी। तो कितने फायर करे उन्होंने? दो करे जी। पहला मेरे पास कराया जी, मैं तो भाग पड़ा जी। मैंने एक मेरा भाई पकड़ा जी, मैं तो भाग गया जी। तो कितने लोग थे हमला करने वाले? 6 तो और था जी।
ठीक है। और 4 आदमी थे जी, वहाँ मजदूरी कर रहे थे सारे के सारे। आए का खड़े का देर निकल जी, उन्हें कटाकट काम करते मतलब भाग गया जी गन्ने में बोल। ईएल काटे जाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा प्रदेश भर में 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर रोष जताया गया। वहीं करनाल में भी रोडवेज कर्मचारियों का रोष देखने को मिला। रोडवेज कर्मचारियों ने पुराने बस स्टैंड पर वर्कशॉप के बाहर धरना प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया और जमकर नारेबाजी की। प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि उन्हें फैक्ट्री एक्ट के अनुसार 33 छुट्टियां मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने उन्हें फैक्ट्री एक्ट से निकालकर सर्विस रूल 2016 में डाल दिया है, जिसमें उनकी छुट्टियां 33 से घटकर 15 हो गई हैं। इस रूल के अनुसार कर्मचारी को नियुक्ति से लेकर 10 वर्ष तक 15 ईएल दी जाएंगी, जिससे कर्मचारियों को भारी नुकसान है। सबसे अधिक नुकसान उन कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी ईएल काट कर उनके साथ अन्याय कर रही है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उन्हें जिस भी एक्ट में रखे उसके अनुसार सारी सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाएं। कर्मचारियों ने साथ में ये भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो आगामी 11 जनवरी को सभी कर्मचारी चंडीगढ़ में एसीएस का घेराव करेंगे। रोडवेज के तमाम कर्मचारियों का पूरे हरियाणा में 2 घंटे का आज ये विरोध प्रदर्शन है। आज का इस विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह सरकार ने हमारे फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो हमारे ऊपर एक्ट लागू है, उस एक्ट के अनुसार हमारे को 33 साल में ईएल मिलती थी, अर्नड लीव बोलते हैं उनको। सरकार ने हमारे को फैक्ट्री एक्ट से निकालकर सर्विस रूल 2016 में कन्वर्ट करने के लिए डाल दिया है, जिसके अनुसार हमारी छुट्टियां 33 से घटकर नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष तक कर्मचारी को 15 ईएल मिलेंगी। तो नए कर्मचारी की तो लगभग 18 ईएल कटगी 1 साल की, उसको बहुत भारी नुकसान है। और जो कर्मचारी आज रिटायरमेंट पे बैठे हैं, सरकार ने उसकी ईएल की छुट्टियां काटी हैं, तो उसको बहुत भारी नुकसान है। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप हमारे को किसी भी एक एक्ट में डाल दो, आप हमारे को फैक्ट्री एक्ट में रखो या हमारे को सर्विस रूल 2016 में रखो, एक एक्ट में रखो। और जिस एक्ट में आप हमारे को रखो कि उस एक्ट के हमारे को पूरे बेनिफिट दिए जाने चाहिए। आपने हमारे को सर्विस रूल 2016 में डाल दिया है, तो सर्विस रूल 2016 के अनुसार सभी कर्मचारी हैं अन्य डिपार्टमेंटों के, वो 5 डे वीक है, उनकी हफ्ते में केवल 5 दिन ड्यूटी होती है। रोडवेज के कर्मचारी की हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी होती है। 6 दिन के बाद उसको केवल 1 ही रेस्ट मिलता है। उसके अनुसार हमारे को जितने कैलेंडर में हॉलीडे होते हैं, हमारे को वो सभी हॉलीडे नहीं मिलते, हमारे को केवल 8 हॉलीडे मिलते हैं। हमारे रोडवेज के कर्मचारियों की ये मेन और मुख्य मांग है कि हमारे को जितने कैलेंडर के हॉलीडे बनते हैं, आपने 1995 से हमारी छुट्टियां काटने का आदेश दिया है, हमारे रिकवरी भी करने के भी आदेश दिए हैं। हमारे को भी 1995 से जो कैलेंडर हॉलीडे बनते हैं, आपने जो सर्विस रूल 2016 में डाला है, उसके अनुसार हमारे को 1995 से लेके आज तक का एरियर दिया जाना चाहिए। तो अब अगली रणनीति हमारी यही होगी, अगर जो सरकार इस लेटर को वापसी नहीं लेती है, हमारी छुट्टियों को वापसी नहीं करती है, तो आगामी 11 जनवरी को हमारे पीएसटी का घेराव करने के लिए रोडवेज के तमाम कर्मचारी, तमाम संगठन रोडवेज के एसीएस महोदय का 11 जनवरी को घेराव करने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे। उपमंडलाधिकारी कार्यालय में अफसरों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। ना तो यहां पर एसडीएम है और ना ही तहसीलदार और ना ही कोई नायब तहसीलदार। इसमें रजिस्ट्री व अन्य जरूरी कार्यों के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। अधिकारियों की पोस्टें खाली होने से लावारिस हुआ उपमंडलाधिकारी कार्यालय लोगों में गुस्से का बड़ा कारण बना हुआ है। इसके चलते युवा बोलेगा मंच में किसान पुत्रों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की और शासन व प्रशासन की आंख व कान खोलने का काम किया। देखो 3 महीने पहले यहाँ धूना दिया था, यहाँ एक तहसीलदार था जो भी बर्खास्त हो गया था रिश्वत के आरोप में। उसको देखने के बाद जो छोटे बड़ा तहसीलदार था डर के मारे छुट्टी ले गया। यहाँ बड़े तहसीलदार की कुर्सी खाली है 3 महीने से, छोटे तहसीलदार की कुर्सी खाली है और एसडीएम साहब की ज़्यादातर कुर्सी खाली है। जीटी रोड पर ये हमारा हल्का है, सीएम सिटी है। यहाँ 3 महीने से जो बुजुर्ग आते हैं वो 3 बार आना पड़ता है, उनकी रजिस्ट्री हो या कैसे भी हो। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं डोमिसाइल के लिए आते हैं, शाम के 4 बजे लाइन लग जाती है, उनके डोमिसाइल के कागज पूरे नहीं होते। इन समस्याओं को देखते हुए, यहाँ के रोजगार को देखते हुए और पूरी तरह से हल्का का जो आदमी है इस टाइम परेशान है, इन सब को देखते हुए आज युवा बोलेगा मंच और किसान पुत्रों ने यह धरना दिया है और यहाँ पर नारेबाजी की है और आपकी मीडिया के द्वारा आवाज़ पहुँचाने के लिए आवाज़ उठाई है।
तो आगामी क्या रूपरेखा? आगामी रणनीति यही है कि अगर 10 दिन के अंदर यहाँ कुर्सियों पे अफसर नहीं बिठाए जाते तो हम जितने भी आसपास में शहर में आवारा पशु हैं, गाय हैं, उनको सारियों को इकट्ठा करके और यहाँ खुंटे गाड़ करके यहाँ बांधना शुरू कर देंगे। फिर तहसील कैसे कहेंगे इसको? फरीदाबाद के सेक्टर 23 में बीती रात चोरों ने एक साथ लगभग 2 दर्जन मारुति कंपनी की गाड़ियों की बैटरी को चोरी कर लिया। इको गाड़ी में सवार होकर आए 2 चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस दौरान पीड़ित लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस की सुस्ती और इलाके में गश्त न होने के चलते लगातार चोर फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पर पुलिस सक्रिय चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। दूसरी बार हुई है, पहली बार 2 साल पहले हुई थी, अब ये दूसरी बार फिर बैटरी चेकिंग अभी नई लेके आया हूँ जी। कितनी गाड़ियों में चोरी हुई है? खड़ी करने की जगह नहीं है। कितनी गाड़ियों में चोरी हुई है? ये तो मेरे को नहीं कह सकता, भाई लोग कह रहे हैं 10-12 गाड़ी में तो हुई है। तो क्या यहाँ पुलिस गश्त नहीं करती? क्या वजह है जो इस तरह से चोरी हुई है? 2 साल तक तो रुकी हुई थी जी। तो पहली बार गए तो उस समय कंप्लेन हुई तो एक्शन हुआ था। और जो ये आते तो हैं, क्या बोलते हैं उनको, सर्विस राइड वाले, जो सर्विस पुलिस वाले राउंड मारते हैं जो जी, वो आते तो हैं, वो करते हैं उस टाइम आगे पीछे करके वो निकाल लेते। आपकी गाड़ी कौन सी है, क्या नंबर है? Alto 800। तो उसमें से बैटरी चोरी हुई है? हाँ। जिला यमुनानगर से CYCC के छात्र नेता सचिन गुर्जर के नेतृत्व में एक विशाल युवा सम्मेलन दशहरा ग्राउंड के अंदर हुआ, जिसमें युवा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह छिंदा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सभी युवा साथियों ने उनकी माला पहनाकर सम्मानित किया। एक जुलूस की शक्ल में पूरे शहर के अंदर एक विजय संकल्प यात्रा के रूप में रघुवीर सिंह छिंदा और सचिन गुर्जर के नेतृत्व में पूरे शहर के अंदर एक युवा मार्च निकाला गया और सभी युवा साथियों को यूथ विंग आम आदमी पार्टी के साथ उनको पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी के साथ जोड़ा गया। इस दौरान सबने यह संकल्प लिया कि आने वाले समय में जिला यमुनानगर के अंदर हजारों साथी यूथ विंग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। फॉगिंग सीजन में दुर्घटना से बचाव को लेकर आरटीए टीम द्वारा बिलासपुर रोड पर विभिन्न स्थानों पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई और वाहन चालकों को जागरूक किया गया। आरटीए टीम ने ट्रैफिक नियम के बाबत जानकारी दी और कहा कि इस महीने ओवरलोड के 400 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें तकरीबन 260 वाहन ओवरलोड पाए गए, जिन पर लगभग 1 करोड़ 21 लाख जुर्माना किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि फॉगिंग सीजन में गाड़ी धीरे चलाएं, लो बीम रखें, शहर के वाहन नियमों के हिसाब से चलाएं। आज विभाग के द्वारा इन सभी गाड़ियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है, इसलिए कि जो आजकल फॉगिंग सीज़न है, धुंध का सीज़न है, हमने रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली पे भी लगाई है ताकि दूर से रिफ्लेक्ट हो उसके पता चले धुंध में कि कोई व्हीकल आ रहा है, जा रहा है, कोई दुर्घटना ना हो। और इनको मोटिवेट भी किया गया है ड्राइवरों को कि आप ट्रैफिक रूल धुंध में फॉलो करें और अपने व्हीकल को लिमिट स्पीड पे ही रन करें। डाचा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गिल परिवार की ओर से स्कूल के सभी छात्रों को गर्म जर्सियां वितरित की गई। बाबा गुरमीत सिंह, सरपंच अमित कुमार, पूर्व सरपंच महल सिंह और समाज सेवी गुरदयाल सिंह ने बताया कि जब से स्कूल के प्रिंसिपल गुरजोग सिंह यहां पर आए हैं, स्कूल को 4 साल लग गए हैं। उन्होंने कहा कि वे स्कूल की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ताकि गाँव का और स्कूल का नाम रोशन हो सके। इस मौके पर सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। पूरे स्कूल के स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं और इतना मेहनती स्टाफ है ये हमारे डाचर का। मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर इतनी भावनाएं है कि हमारा जो गांव का स्कूल है पुराना, लेकिन इसको देख जो ये नए तरीके से दे रखी है और जो बच्चे हैं उनका डिसिप्लिन इतना बढ़िया है कि मैं कहूँगा कि आप अपने मीडिया के राहें औरों गाँव को भी ये दिखाएं कि इतना अच्छा स्टाफ हर स्कूल में चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है ये आने वाले बच्चे ही बना सकते हैं। इन्होंने बड़े बड़े अफसर बनना है, बड़े बड़े देशों में जाके काम करना है और हमारे जो स्कूल का स्टाफ है मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।